लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात की थी रिगार्डिंग लुईस डिफ्रैक्शन मेथड डिस्कस किया था हमने। लुईस डिफ्रैक्शन मेथड में हमने देखा है कि दो तरह के मेथड्स दो तरीके से किया जाता है, या तो ट्रांसमिशन मेथड से या फिर सेकेंड वन इज बैक रिफ्लेक्शन मेथड। लुईस डिफ्रैक्शन मेथड में हमारे इस पिक्चर में तीन प्रमुख कलाकार थे। एक है एक्सरेज। इस एक्सरेज को हम पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू उसकी वेवलेंथ। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ के हिसाब से है। Second important character in the picture is the crystalline molecule. इस क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल में जो पैरामीटर हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे काम का है, वो है उसके इंटरप्लानर डिस्टेंसेस। और थर्ड कैरेक्टर है इस पिक्चर में, वो है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म। इस फोटोग्राफिक फिल्म का जो ओरिएंटेशन है, मतलब इसका लोकेशन जो है, वो काफी मायने रखता है एक्सरे डिफ्रैक्शन लुईस डिफ्रैक्शन मेथोडोलॉजी में। ट्रांसमिशन मेथड में हमने देखा था कि किसी भी एक्सरे को जब हम स्लिट 1 स्लिट 2, या मतलब स्लिट 1 स्लिट 2 का काम रहता है उसको एक बीम में कन्वर्ट करना। ओके, क्योंकि ये रेज काफी डिस्पर्स फॉर्म में रहती है, उसको कॉन्सनट्रेट करना बहुत जरूरी रहता है। तो स्लिट 1 स्लिट 2 ये काम करता है। उसके बाद हम उसको पास करते हैं किसी भी सैंपल के थ्रू। अब ये जो हमारा सैंपल है, ये हमारा क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है। इस क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल में मैंने पहले भी कहा था, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्योंकि क्रिस्टलाइन है तो इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स रहेंगे। ये लेयर्स या तो हॉरिजॉन्टल रहेगी या तो वर्टिकल रहेगी। अब जब ये रेज उस अपर लेयर से टकरा रही है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि वो सेकेंड लेयर से टकराए, पॉसिबिलिटी है कि थर्ड लेयर से टकराए, पॉसिबिलिटी है कि वो हर लेयर से टकरा के वो डिफ्रैक्ट हो। जब वो डिफ्रैक्ट होगी तो वहां पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होगा। उस इंटरफेरेंस पैटर्न को काउंट करता है या ट्रैक करता है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट का ओरिएंटेशन इस तरह से रहता है कि जहां पे भी ये पहुंचे डिफ्रैक्शन होने के बाद, वो जहां तक जाए वहां तक वो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस फिल्म पे कवर होता है। इस फिल्म को अगर मैं देखना चाहूँ तो वो फिल्म कुछ इस तरह से बनती है, जहां पे हमें एक सेंटर में डार्क स्पॉट मिलेगा और डॉटेड इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डॉटेड स्पॉट्स मिलेंगे। ये जो सेंटर स्पॉट है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट बीम, क्योंकि ये जो बीम है ये डायरेक्टली सैंपल से होते हुए आ रही है। मैंने पहले भी कहा था, शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लेयर्स ऑफ एटम्स, हमारे जो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है उसमें जो लेयर्स ऑफ एटम्स है, शायद उनमें जो वॉइड स्पेस है, जो खाली जगह है, उस खाली जगह में से अगर हमारी रेज पास होती है तो वो, क्योंकि वो किसी से टकरा नहीं रही है, तो वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। ऐसी रेज जब सेंटर से ट्रांसमिट होके जाएगी तो वो एक ब्लैक स्पॉट क्रिएट करेगी, बराबर है। सो दिस सेंटर स्पॉट इज ड्यू टू द डायरेक्ट बीम, वेयर एज द रेगुलरली अरेंज स्पॉट। अब ये जो आपको जब पैटर्न, ये जो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में आ रहे हैं। ये जो पैटर्न आ रहा है ये क्योंकि ये वो डिफ्रैक्शन होने के बाद पैटर्न बन रहा है, ये किसी ने तैयार नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली वो डिजाइन बनता है डिपेंडिंग अपॉन डिफ्रैक्शन। क्योंकि डिफ्रैक्शन जो रहता है वो एटॉमिक अरेंज, डिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, इसमें कहूं कि ये पैटर्न किस पे डिपेंड करेगा, ये पैटर्न डिपेंड करेगा डिफ्रैक्शन, किस तरह से डिफ्रैक्शन हुआ रेज का। डिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस तरह से उस मॉलिक्यूल में एटॉमिक लेयर्स की अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से वो डिफ्रैक्शन पैटर्न डिपेंड करेगा। ओके, सो ये हुआ हमारा ट्रांसमिशन मेथड। अब इसका सेकेंड पार्ट है बैक रिफ्लेक्शन मेथड। बैक रिफ्लेक्शन मेथड इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ट्रांसमिशन मेथड और बैक रिफ्लेक्शन मेथड में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इसका क्या कहूंगा मैं, इसका अलाइनमेंट का। फोटोग्राफिक फिल्म इन केस ऑफ ट्रांसमिशन मेथड सैंपल के बाद में रखी गई है, जबकि इन केस ऑफ बैक रिफ्लेक्शन फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो एक्सरे और सैंपल के बीच में रखी गई है। ओके, सो ये यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले करता है। क्या होता होगा, हम कब ऐसा कब करेंगे कि हमारी
जो फोटोग्राफी फिल्म है, हमें जिस पे हमारी इमेज बनानी है, चित्र बनाने का है, वो हम टकराने के पहले रखें, जिसका चित्र बनाने का है उसके सामने रखें। ऐसा कब होगा? जब हमें उस स्कैटर्ड रे से, उस सैंपल से टकराने के बाद जो रेज स्कैटर्ड हो रही है वो दोनों जगह स्कैटर हो सकती है, या तो वो सामने की तरफ स्कैटर होगी या तो वो पीछे की तरफ स्कैटर होगी। अब हमें उसमें से कौन सी कंसीडर करनी है, बेस्ड अपॉन दैट हम ट्रांसमिशन मेथड यूज करते हैं। अगर हमें सामने वाली सामने जो डिफ्रैक्ट हो रही है प्रिज्म से पास होने के बाद सामने की तरफ जो जा रही है उनको अगर ट्रैप करना है तो हमारी लोकेशन रहेगी उसके सामने, सैंपल के सामने। लेकिन अगर हमें सैंपल से बैक रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज है उनको अगर ट्रेस करना है तो ऑब्वियस है हमारा जो लोकेशन रहेगा वो सैंपल के आगे के साइड में रहेगा। सो लाइकवाइज इंसिडेंट बीम का आप एरो देखो, सैंपल देखो और फिर से रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो उल्टी तरह है। इसके पहले केस में रेस आगे की तरफ जा रही थी, यहाँ पे रेस उल्टा आ रहा है। तो ये जो उल्टी रेस आ रही है, यहाँ पे अगर मैं फोटोग्राफिक फिल्म रखूं तो डेफिनेटली दिस विल गेट, इसका ये वहां पे ट्रैप हो जाएगा और अपनी एक इमेज क्रिएट करेगा। So I will read out what it said. In this method, a beam of white X-rays is incident on a stationary single crystal. For each crystal plane in a particular orientation, D and theta are fixed. Very important. अब इस अगर मैं प्रिज्म देखूं, उस प्रिज्म में कि उन्होंने ये लेयर्स बताई है, बराबर है। सो अब ये लेयर्स जो है इसमें का जो डिस्टेंस है ये चेंज होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि हम प्रिज्म को घुमा नहीं रहे, हम प्रिज्म को फिक्स रखा है हमने। ये जो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फर्स्ट लेयर के साथ या तो सेकेंड लेयर के साथ या तो थर्ड लेयर के साथ, क्या ये थीटा एंगल हमेशा बदलेगा फर्स्ट लेयर का या फिर सेकेंड लेयर का या फिर थर्ड लेयर का? क्या वो बदल रहा है? वो बदलेगा अगर मैं क्रिस्टल को चेंज करूं, अगर मैं क्रिस्टल को रोटेट करूं। लेकिन इस केस में मैंने क्रिस्टल को स्टेडी रखा है, इस वजह से यहाँ पे हमारा इंटरप्लैनर डिस्टेंस और थीटा ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज होते नहीं है। अब अगर ये फिक्स रहते, चेंज कौन होगा? डेफिनेटली ये हमारा इंसिडेंट बीम, हमारी वेवलेंथ जो एक्सरेज की है हम वो वेरी करने वाले हैं। यहाँ पे हम कहीं पे भी फिर से कहूंगा मोनोक्रोमेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उन बीम को इसके ऊपर रिफ्लेक्ट ऑफ कर रहे हैं। सो अब इसमें वो क्या कह रहा है, फॉर गिवन सम लैम्बडा, अब कौन सी वेव्स, अब इतनी सारी वेव्स अगर इस पार्टिकल से टकरा रही है, वो कौन सी वेव्स है जो यहाँ पे अपना ट्रेस उस फोटोग्राफिक फिल्म पे दे पाएगी? ये वो रेज है जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर पाएगी, मतलब जो ब्रैग्स लॉ फॉलो कर पाएगी, वही अपना स्पॉटिंग उस फोटोग्राफिक फिल्म पे कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे भी एक लुइस पैटर्न तैयार होता है। लेट्स सी कैसे देखते कैसा होता है। इन्होंने एक एग्जांपल से के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब ये कह रहे हैं कि कंसीडर टंगस्टन क्रिस्टल, ये है टंगस्टन क्रिस्टल हमारा। अब इस टंगस्टन क्रिस्टल को हमने अलाइन विथ 100 प्लेन, 100 प्लेन्स मतलब ये जो आप एटॉमिक अरेंजमेंट देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, the second plane, third plane, fourth plane, fifth plane, sixth plane. So these likewise there are around 100 planes in this single tungsten crystal. बराबर? अब जब ये एक्सरेज इस क्रिस्टल टकराएगी, पॉसिबिलिटी है ये फर्स्ट क्रिस्टल फर्स्ट लेयर से टकराए, सेकेंड लेयर से टकराए, थर्ड लेयर से, फोर्थ लेयर से, फिफ्थ लेयर से, सिक्स्थ लेयर से, हर लेयर से वो टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि एक पिंक कलर की रेस है जो डायरेक्टली मूव कर रही है। ये जो मूव कर डायरेक्ट जा रही है, इट विल क्रिएट अ ब्लाइंड स्पॉट, अ ब्लाइंड स्पॉट ओवर हियर। और इसके बाद बाकी जो रेस है वो स्कैटर्ड हो रही है सामने की दिशा में। जो रेस सामने की दिशा में स्कैटर्ड हो रही है उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी फिल्म का लोकेशन इसके अपोजिट है। सो यहां से सैंपल टकराने के बाद जो रेस उल्टी जाएगी, वापस जाएगी, उसको हमने यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है। सो लाइकवाइज ये अगर मैं कहूँ कि मेरे एक्सरे बीम है, एक्सरे बीम मेरे इस क्रिस्टल्स की लोकेशन में यहाँ पे है,
तो क्रिस्टल को लोकेशन के हिसाब से वो यहाँ पे टकराने के बाद, जो एक्सरे इधर इस साइड से बाहर से आ रही थी, वो यहाँ से टकराने के बाद फिर से जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके अपना सैंपल ट्रैप क्रिएट करेंगे, अपना ट्रेसेस देंगे यहाँ पे। इस ट्रेस को फिर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर, जेड एक्सिस ड्रॉ करके उसका ओरिएंटेशन हम निकाल सकते हैं। किसी भी एक सिंगल लैटिस का ओरिएंटेशन निकालने में इसकी काफी हेल्प होती है। ओके, अब ये एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमें एक टंगस्टन क्रिस्टल स्टडी करना है तो उसके हमें क्या क्या लगेगा, हमें एक लुइस फोटोग्राफ लगेगा। तो दिस इज माय फोटोग्राफ। अनकवर द एक्सरे पोर्ट एंड सेट द फिल्टर होल्डर टू ओपन। सो यहाँ पे हमने ये जो फोटोग्राफिक प्लेट का फिल्टर जो है इसको हमने ओपन कर दिया है। इसको हमने इस फोटोग्राफ कैमरा को डायरेक्टली कनेक्ट किया है इस, क्या कहते हैं इसको, हमारी फोटोग्राफिक फिल्म के साथ। और फोटोग्राफिक फिल्म में यहाँ पे एक एपरेचर है, इस एपरेचर में से रेज जाएंगी, टकराएंगी इस क्रिस्टल को। ये इसको हमने यहाँ पे जूम किया है। सो ये क्रिस्टल को वो टकराने के बाद ऑब्वियसली है, यहाँ से टकराने के बाद वो कहाँ जाएंगी रिफ्लेक्शन, यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे अपनी रेज रिफ्लेक्ट ऑफ करेगी, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड करने के बाद इस टंगस्टन क्रिस्टल को रिकॉर्ड करने के बाद हमें कुछ इस तरह का डिजाइन फॉर्म मिलता है। अब ये डिजाइन फॉर्म में अगर आप चेकआउट करो तो इस तरह के आर्क्स बन रहे हैं। देखो ये हुआ ना, ये एक आर्क दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक आर्क, अगर मैं इसको कंटिन्यूस रेड करूँ तो इस तरह का आर्क दिख रहा है। ये यहाँ पे सिंगल स्पॉट नहीं बनती। ट्रांसमिशन मेथड और बैक रिफ्लेक्शन मेथड में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे बैक रिफ्लेक्शन मेथड में आर्क बनते हैं, जबकि ट्रांसमिशन मेथड में डायरेक्ट स्पॉट्स मिलते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको आगे। यहाँ पे देखो ये ओरिएंटेशन का फर्क देखो, ओरिएंटेशन फर्क यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन मेथड में लोकेशन ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म इज आफ्टर द प्रिज्म, whereas location of photographic film is before the prism. This is look at the arrowhead of the X-rays. और अगर मैं यहाँ पे उसका फोटोग्राफिक फिल्म देखूँ तो इस केस में देखो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो डॉट्स उसने रिकॉर्ड किए हुए हैं। लेकिन फोटोग्राफिक फिल्म अगर मैं बैक रिफ्लेक्शन की देखूँ तो सेंटर में आपको एक काफी एक पैच बना हुआ है जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ये जीरो पैच है, इसकी वजह से बना हुआ है ये। और यहाँ पे एक तरह का आर्क बन रहा है। अगर आप चेकआउट करो तो ये आर्क क्यों बनता है, ये आर्क बनता है इस वजह से। देखो ये जो आर्क है, ये जो रिफ्लेक्शन होकर वापस जा रही है, तो ये जो कोन बन रहा है, अगर मैं इस पूरी रेस को छोड़ दूं, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं पे भी रिकॉर्डिंग का कोई जरिया नहीं है, तो हमें कौन सा जरिया मिल रहा है, सिर्फ ये रेस मिल रही है जो फोटोग्राफिक फिल्म से टकरा रही है। टकराने के बाद वो टकरा के तो निकल जाएगी, लेकिन जब वो निकलेगी तो यहाँ पे इस तरह का आर्क बन जाता है। और यही आपको डिफरेंस यहाँ दिखेगा कि इस केस में, दोनों केस में, जहां पे अगर सिंगल डॉट्स मिल रहे हैं आपको ट्रांसमिशन मेथड में, तो बैक रिफ्लेक्शन मेथड में आपको एक आर्क पैटर्न मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों मेथड्स का, सिंगल डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड और बैक रिफ्लेक्शन मेथड। लेकिन दोनों भी आती है लुइस ट्रांसमिशन के अंडर, और इस मेथड को काफी रिकॉग्निशन मिली थी इन द प्रीवियस टाइम। थैंक यू।